एबनॉर्मल डिस्चार्ज, बहुत फाउल स्मेलिंग, उसमें से स्मेल ज़्यादा आती है। कई बार इर्रेगुलर ब्लीडिंग होना, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, ये एक बहुत इसका इम्पोर्टेंट सिम्पटम है जो मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्हीं सिम्पटम्स को देखकर स्क्रीनिंग टेस्ट करके हम आगे अगर होने की भी संभावना है तो उसको बचा सकते हैं। पहले रूरल एरियाज में जनरली लेडीज हॉस्पिटल जाती नहीं है, सिर्फ चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जाती हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाती है, उनको अवेयरनेस नहीं है। एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है तो भी वो डॉक्टर के पास जनरली नहीं जाती हैं। छोटा सा ब्रश होता है, इसको हम वजाना में इंट्रोड्यूस करते हैं, जाके हम ये सर्विक्स पे इसको रोटेट करते हैं। जहां भारत में महिला सशक्तिकरण पे इतना जोर दिया जाता है, वहीं भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति काफी अनदेखा किया जाता है। यह अनदेखा सिर्फ समाज और लोग ही नहीं करते हैं, महिलाओं की तरफ से भी ये अनदेखी या लापरवाही अक्सर देखने को मिलती है। अक्सर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हम इग्नोर करते रहते हैं, वो आगे चल के कब बड़ा रूप ले लेती है ये हमें पता नहीं चलता है। शायद इसी कारण से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से, खास करके महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर से जो हमारा देश है वो काफी गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहा है। इसी सिलसिले में हम आज हैं डॉक्टर मधुमिता मैम के पास, जो कि सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल फोर्टिस और सीताराम दिल्ली, जो कि अभी हमारे साथ है। मैम हेलो। मैम हेलो। आजकल जो सर्विकल कैंसर है वो भारत में एशिया का लगभग सबसे ज्यादा केसेस जो है वो भारत से पाए जाते हैं। तो इसके बेसिकली क्या कारण हो सकते हैं मैम? बेसिकली सर्वाइकल कैंसर जो है वो कैंसर ही लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप के देशों का कैंसर है, जैसे कि अफ्रीका, इंडिया, एशियन कंट्रीज। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे साथ जो है इंडिया में, तो ये हमेशा से ही नंबर 1 कैंसर रहा है जेनेटल कैंसर्स में। अब इस पे जोर इसलिए दिया जा रहा है कि सब सारी कंट्रीज मिलके इसके स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स को बूस्ट कर रही हैं, वैक्सीनेशन को बूस्ट करा जा रहा है। WHO ने भी इसको 2030 तक एलिमिनेट करने के लिए काफी प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं। तो अब ये हम लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता चल रहा है, वरना ये कैंसर सालों साल से इंडिया में जेनेटल कैंसर्स में नंबर 1 कैंसर रहा है। कि 2 कैंसर महिलाओं में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर और एक सर्विकल कैंसर, जिसमें कि रूरल एरिया में सर्विकल कैंसर के केसेस नंबर 1 पे आते हैं और शहरी क्षेत्रों में ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादातर आते हैं। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये हमें सर्विकल कैंसर के इंडिकेशंस हैं या सिम्टम्स हैं? देखिए, सर्वाइकल कैंसर रूरल एरियाज में पहले तो ज्यादा क्यों पता चल रहा है, क्यों पाया जा रहा है, इसके पीछे एक वायरस का रोल होता है जिसे कहते हैं HPV वायरस। 90% केसेस में HPV वायरस सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। रूरल एरियाज में जनरली अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, जहाँ पर हम इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि ये कैंसर ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स लेता है पूरा एस्टैब्लिश होने में बॉडी के अंदर। वायरस के एंटर होने के बाद रूरल एरियाज में जनरली लेडीज हॉस्पिटल जाती नहीं है, सिर्फ चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जाती हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाती है, उनको अवेयरनेस नहीं है। एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है तो भी वो डॉक्टर के पास जनरली नहीं जाती हैं। सो HPV वायरस तो ऑलमोस्ट 70-80% लोगों को वैसे भी लाइफ में कभी ना कभी वो इन्फेक्शन हो सकता है लेडीज में, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो ये जनरली बॉडी से वॉश आउट हो जाता है। इन केसेस ऑफ रूरल एरियाज जहाँ पर मल्टीपल चाइल्ड बर्थ है, एक 2-2 साल में बच्चे होते जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ्स आर मोर, वहां पर ये हाई रिस्क ग्रुप फॉर्म कर लेता है एंड उन केसेस में HPV ज्यादा प्रिवलेंट हो जाता है। बेसिकली ये डिले ऑफ लाइक रिस्पांस या फिर ट्रीटमेंट की वजह से, डिले ऑफ डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग टेस्ट ना होना, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ्स होना, उसके बाद इम्यूनिटी बॉडी की बहुत कम होना, वीक बॉडी होना, ज्यादा बच्चे होते हैं बॉडी रिकवर कर नहीं पाती है। हर चाइल्ड बर्थ के साथ बच्चेदानी में यूट्रस के माउथ का जनरली ये कैंसर है। सो बेसिकली अगर हम एक कट सेक्शन देखें यूट्रस का, तो ये यूट्रस की बॉडी है और ये इसकी ओपनिंग है जिसे कहते हैं सर्विक्स। ओके, सो ये वजाना के थ्रू तो सर्विक्स एक्सेसिबल होता है क्योंकि जस्ट ये ओपनिंग है यूट्रस की। जो HPV वायरस है मोस्टली गर्ल्स में मेल्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है और ये वायरस इस एरिया को इफेक्ट करता है। इसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कुछ मंथ्स के बाद ये बॉडी से अपने आप निकल जाता है, लेकिन जिन पेशेंट्स में परसिस्टेंट इन्फेक्शन रह जाता है उन केसेस में आगे चल के कैंसर होने की संभावना मैम, होती है। ये वायरस का इन्फेक्शन सिर्फ महिलाओं में होता है या पुरुषों में भी ये चांसेस होते हैं? ये दोनों में ही होता है, लेकिन
चूंकि ये सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है इसलिए महिलाओं में ज्यादा डेंजरस है, और ये आता भी महिलाओं में है, मेल्स में, ओके है ना। मेल्स में जनरली ये वल्वल वॉर्ड्स कॉज करता है। एचपीवी वायरस जो है ये, इसके बहुत सारे स्ट्रेन हैं, ऑलमोस्ट 150 से ऊपर इसके स्ट्रेन हैं, लेकिन कुछ ही स्ट्रेन है जो बहुत हाई रिस्क हैं, जो आगे चल के कैंसर फॉर्म कर सकते हैं। बाकी सारे स्ट्रेन्स माइल्ड हैं, जो सिंपल इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे वॉर्ड्स कॉज कर दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जनरली ये देखा गया है महिलाओं में कि बर्थ रिलेटेड इशू होता है, प्रेगनेंसी हम्म रिलेटेड इशू होता है, हम्म तभी वो अपने डॉक्टर्स को कांटेक्ट करते हैं, कंसल्ट करते हैं। जनरली बाकी इश्यूज के लिए वो इग्नोर करते हैं। हम्म तो इसके लक्षण क्या, मतलब कैसे सिम्टम पता कैसे चलता है वो कि मतलब ये एचपीवी जो वायरस है वो इन्फेक्ट हो चुका है कोई, तो उसका इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होना, एबनॉर्मल डिस्चार्ज, बहुत फाउल स्मेलिंग, उसमें से स्मेल ज्यादा आती है, कई बार इरेगुलर ब्लीडिंग होना, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, ये एक बहुत इसका इम्पोर्टेंट सिम्टम है जो मिस नहीं करना चाहिए। पेन लोअर एब्डोमेन, कई बार पेन होना, बैक में पेन जाना, तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपका कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, जिसके लिए आपको जाके गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप कराना है। ओके, आई थिंक ये बहुत बेसिक सी सिम्टम्स बेसिक है, से मतलब ऐसा सिम्टम्स कुछ हैं, हाँ, मेजर इशू मेजर नहीं है, फील नहीं होता। हाँ, लेकिन इन्हीं सिम्टम्स को देखकर स्क्रीनिंग टेस्ट करके हम आगे अगर होने की भी संभावना है तो उसको बचा सकते हैं। पहले मैम, जैसे कि हमने बताया स्क्रीनिंग, इसमें क्या टेस्ट और स्क्रीनिंग पहले स्क्रीनिंग के होती लिए है? हमारे पास बेसिक टेस्ट होता है पैपिस्मियर टेस्ट, थोड़ा सा एडवांस टेस्टिंग भी उसमें होती है जिसको एलबीसी टेस्ट कहते हैं। वो बिल्कुल सिंपल टेस्ट है, उससे कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। जो रिकमेंडेशन है कि आपको 30 इयर्स के बाद हर 3 साल में एक बार वो टेस्ट कराने की जरूरत होती है। ये टेस्ट के लिए आपको कोई एडमिट होने की जरूरत नहीं है, आप Okay. डॉक्टर के पास जाएंगे, हर फैसिलिटी पे ये टेस्ट अवेलेबल होता है, गवर्नमेंट के सारे हॉस्पिटल्स में टेस्ट अवेलेबल होता है। और दो प्राइवेट में हम थोड़ा स्पेशलाइज टेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट में सिंपल पैपिस्मियर टेस्ट तो होता है। इज इट कॉस्टली और गवर्नमेंट में तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, आपको जस्ट एग्जामिनेशन के जाना है, आप लेटेंगे, नीचे से एक हम छोटा सा ब्रश होता है, ये ब्रश इस तरह से दिखता है, लुक्स लाइक दिस, छोटा सा ब्रश होता है, इसको हम वजाना में इंट्रोड्यूस करते हैं, जाके हम ये सर्विक्स पे इसको रोटेट करते हैं, तो जो भी सेल्स होती है सर्विक्स की इस पे कलेक्ट हो जाती है, फिर एक लिक्विड होता है, इस लिक्विड में हम इस ब्रश को सेपरेट करके फिर इसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। ओके, और जनरली ये कितना टाइम लगता है इसमें? मोस्टली 3 to 5 डेज में रिपोर्ट आ जाती है। तो इट मींस कि 2-3 साल में एक बार सबको ये टेस्ट करा लेना सबको चाहिए। कराना चाहिए 30 इयर्स की एज से। तो मैम, ये जो आपने टेस्ट अभी बताया, इसमें बेसिकली क्या सिम्टम आपको अब बेसिकली मेडिकल लेवल पे क्या पता चलता है कि मेडिकल वो लेवल पे क्या हमें वो ना, कैंसर डिटेक्ट करता है या कुछ ऐसे सिम्टम बताता है कि वो आगे चल के कैंसर हो सकता है? अच्छा, ये जनरली कैंसर एक बार वायरस के डिपॉजिट होने में, चेंजेस बॉडी में आने के बाद भी 15 to 20 इयर्स लग जाते हैं फुल ब्लोन कैंसर बनने में। सो हमें ये टेस्ट से पता चलता है कुछ एबनॉर्मल सेल्स मिलेंगी या प्री कैंसरस लीजन्स मिलेंगे, जो कि आगे पॉसिबिलिटी है कैंसर बनने की। तो अगर हमें एबनॉर्मल सेल्स भी मिलती हैं या प्री कैंसरस कुछ लीजन्स मिलते हैं तो उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। इन्फेक्शन से पहले क्या प्रिकॉशंस हैं, लाइक कि कुछ वैक्सीन, कुछ मेडिसिन इसके लिए? देखिए, प्रिकॉशन ये है कि एक तो सबसे पहले वैक्सीनेशन, जो हमारा टारगेट एज ग्रुप होता है कि फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपोजर से पहले ही वैक्सीनेशन मिल जाए इस वायरस के अगेंस्ट। सो वैक्सीनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, जो जनरली जो एज ग्रुप हम बता रहे हैं कि इसमें आपको लगवाना जरूरी, दैट इज 9 to 14 इयर्स ऑफ एज। गर्ल्स में तो लगाना है ही, अगर हम पूरा कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो बॉयज में भी, और उसके बाद 14 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स के एज ग्रुप पे भी वैक्सीनेशन विल बी हेल्पफुल। वैक्सीनेशन जो है ये वायरस के अगेंस्ट है, 3 डोजेस में लगती है, कई बार 2 डोजेस में, अगर अंडर 15 इयर्स ऑफ एज है तो 2 डोजेस में भी वैक्सीनेशन लगती है। ये मसल में लगती है, डेल्टोइड मसल में, आर्म में लगती है, बिल्कुल पेनलेस होती है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। जनरली थोड़ा सा रैश हो सकता है, पेन हो सकता है सेम डे, अदरवाइज इसका कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है इस वैक्सीन का। तो 6 मंथ्स के अंतर पे 2 बार लगाई जाती है, इन केस अगर लड़की 15 ईयर्स से कम एज ग्रुप की है। उसके ऊपर हम 3 डोजेस लगाते हैं, एक 0 मंथ में, 2 मंथ में एंड 6 मंथ में, तो और ये लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन उसके बाद रिपीट डोज की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैम, इसके मेजर, जैसे आपने बताया, मेजर कुछ लॉन्ग टर्म में भी साइड इफेक्ट नहीं है इसके? वैक्सीन के वैक्सीन नहीं, के बिल्कुल नहीं है। जो है शॉर्ट टर्म, मतलब किसी को होता है
100 में से किसी एक या दो को ये साइड इफेक्ट होगा। बच्चे होते हैं थोड़ा डर जाते हैं वैक्सीन से, तो उनको बिठा के लगाना जरूरी है या लिटा के आप लगाइए, अदरवाइज और कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। मैम जैसे कि ये काफी इम्पोर्टेंट वैक्सीन है, तो इसे जो चिल्ड्रंस बाकी वैक्सीन शेड्यूल है उसमें ऐड अभी तक आई थिंक है या नहीं कुछ ऐसा? अभी जस्ट इंडिया में लॉन्च हुआ है जो इंडियन वैक्सीन है, वो हमारे जो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, काफ़ी सालों से राइट रिक्वायर्ड राइट। था। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि ये बीमारी है ही लोअर एंड मिडिल सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप की, और वैक्सीनेशन जो हमारे पास अभी तक अवेलेबल थी वो काफ़ी कॉस्टली वैक्सीन है, उसका एक डोज भी आपका ऑलमोस्ट 3,900 4,000 की रेंज का है। सो इतनी कॉस्टली वैक्सीन अफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं है। स्क्रीनिंग राइट टेस्ट के लिए जाना, अगर प्राइवेट में जाते हैं तो ये टेस्ट भी कॉस्टली होते हैं। तो जिन ग्रुप को इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, उनके लिए अगर ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, तो आगे लॉन्ग टर्म में हम इसको फैलने से बचा सकते हैं। जहाँ तक मैंने देखा जो भी आपने बताया उसमें अवेयरनेस की कमी है, तो उसके हम्म लिए एज अ सोशल क्या किया जा सकता है, मतलब लाइक सब एज अ हम्म इसमें क्या स्टेप्स लेने देखिए सही होंगे सबके इसमें लिए? हम सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल है, एडवर्टाइजमेंट हो गए, जिस तरह से हम बाकी चीज़ों के लिए अवेयरनेस बढ़ाते हैं, स्कूल एजुकेशन में भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। जो पेशेंट्स अपनी प्रेगनेंसी विजिट के लिए जाते हैं, क्योंकि यंग पेशेंट जनरली प्रेगनेंसी विजिट्स के लिए तो जाते ही हैं, बाकी जाते ही किसी हैं। चीज़ के लिए जाए ना जाए, राइट। उसी समय उनको अवेयर कर देना। इवन ये टेस्टिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हम पैपिस्मीयर टेस्टिंग करते हैं। तो जब ये अपनी एंटेनल विजिट्स के लिए आते हैं तभी इनको अवेयर करना ज़रूरी है। तो मैम वैक्सीनेशन जो है वो बेसिकली 9 टू 14 इयर्स जैसा आपने बताया, हुँ। तो अगर इससे एबव कोई है तो वो मैक्सिमम एज लिमिट क्या है इसकी जो अगर मैक्सिमम एज लिमिट 45 इयर्स की है। हम्म, ज़्यादा फ़ायदा तब है कि जो फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपोज़र के पहले ये वैक्सीनेशन लग जाए। लेकिन अगर तब मिस हुआ है, तो आप कभी भी ये वैक्सीनेशन 45 इयर्स की एज तक लगा सकते हैं। अब बात रही उन लोगों की जो बिल्कुल स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप में है, शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है, कोई मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की हिस्ट्री नहीं है, हम्म, एज भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, तो ये वैक्सीनेशन उनके लिए बहुत हेल्पफुल नहीं है। क्योंकि ओके जनरली ये वैक्सीनेशन प्रिवेंट करती है एचपीवी ट्रांसमिशन, मीन्स उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनका हाई रिस्क बिहेवियर है। हम्म, हाई रिस्क बिहेवियर मोस्टली मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, मैरिज नहीं हुई है, पार्टनर्स चेंज हुए हैं, तो आप हाई रिस्क हो तो बेसिकली मैम ये सर्वाइकल किसी भी कैंसर के तरीके लिए। के सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है या हाँ, कुछ जनरली स्पेसिफिक? ये सेक्सुअल कांटेक्ट से ही होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना ज़रूरी है इसके लिए, ओरल, एनल या फिर वजाइनल सेक्स से होता है। अगर आपको इस बात का डर लगता है कि ये किसी टॉवल यूज़ करने से या पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से हो सकता है, तो ये उसके थ्रू नहीं हाँ, होने क्योंकि के बहुत सारे चांसेस है। लोगों का ये भी क्वेरी रहता है हुँ। कि हम पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, तो तो वहाँ से वहाँ पे कुछ अगर कोई तो वायरस डिपॉ नहीं, ये वहाँ से नहीं हो सकता, क्लोज़ स्किन कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है इसके लिए। वैक्सीन के अलावा और क्या लाइक प्रिवेंट कर सकते हैं लोग, इससे देखिए बचाव कर सकते वैक्सीनेशन हैं? हो गया, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हो गए, स्क्रीनिंग जो मैंने बताया कि आप एवरी 2-3 सर्वाइकल इयर्स। कैंसर हुँ, हुँ। प्रिवेंशन के लिए जो हमारा स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, पैप स्मीयर एवरी 3 ईयर हुँ, वो हुँ। कराइए। उसके अलावा स्मोकिंग से भी ये बढ़ता है। स्मोकिंग को क्विट करना, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ही। इसके अलावा भी एक चीज़ है जैसे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कॉन्डोम का यूज़, वो बहुत ज़रूरी है। अगर यंग गर्ल्स हैं, अगर वो कॉन्डोम यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो ये सारे इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होंगी ही नहीं। सो बचाव उसी समय हो जाएगा जब इसका ट्रांसमिशन का चांसेस सबसे ज़्यादा है। आपका इम्यून सिस्टम, अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये वायरस अगर बॉडी में इनकॉर्पोरेट भी हुआ, तो ये वॉश आउट हो जाता है आफ्टर सम टाइम, अगर इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी। तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप रखने के लिए जो-जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, एडिक्वेट स्लीप, गुड फूड, जंक फूड अवॉइड करना, हुँ, अगर ओवरवेट है तो एक्सरसाइज रेगुलरली करिए, पानी अच्छे से पीजिए। तो ये सारे चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेंगी, और कैंसर जनरली स्प्रेड नहीं होता, मतलब प्री कैंसरस लीजन से कैंसरस लीजन बनने में प्रिवेंशन हो जाती है, और वायरस अपने आप से इस बॉडी से वॉश आउट हो जाता है। तो मैम ये जो वायरस है, इसका बेसिकली अगर इन्फेक्टेड कोई होता भी है, तो हुँ, सभी को कैंसर सभी नहीं को होता। कैंसर नहीं होगा। बस बेसिकली हुँ, यही है, सबको हुँ, कैंसर नहीं हो हुँ, सकता। हुँ, इसमें हुँ। कुछ जो 1-2 वेरिएंट्स हैं, उसकी वजह से ये कैंसर जो है वो कैंसर आगे बन सकता है अगर ये सारे आपके अंदर हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। हुँ, हुँ। तो बेसिकली पहले से सावधानी रखना हुँ, बेटर है, हुँ, और इसमें यही एक है कि इस चीज़ को कम करने के लिए हमें जागरूकता फैलानी होगी। हुँ, और स्पेशली फीमेल्स का मतलब ये हमेशा से रहता है कि वो स्वास्थ्य को लेके, खुद के स्वास्थ्य को लेके ज़्यादा जागरूक नहीं होती हैं, हुँ, और हुँ।
लोगों से बातचीत नहीं करती इस बारे में, तो उसमें मतलब मेजरली आपके पास जो छोटे छोटे इश्यूज या प्रॉब्लम को लेके लोग अभी भी आ पाते हैं या नहीं? मेरे पास जो भी आते हैं, चाहे वो यंग गर्ल्स हों, चाहे मिडिल एजेड विमेन हों, कहीं न कहीं हम लोग चेकअप सबका करते हैं। अगर गायनेकोलॉजिस्ट के पास पेशेंट सिंपल पेट दर्द लेके भी आया, तो हमारा एक होता है कि हमें उसका चेकअप ज़रूर करना है, क्योंकि अगर वो हम चेकअप नहीं करेंगे तो वो मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा। और हो सकता है कि वाक़ई से कोई प्रॉब्लम चल रही हो जिसके बारे में उसको वो इग्नोर कर रही हो कि माइल्ड सिम्पटम्स हैं, है ना? सो हम चेकअप तो अपना सारे पेशेंट्स का पीएस एग्ज़ामिनेशन, वजाना में इंस्ट्रूमेंट छोटा-सा डाल के देखना कि उसका सर्विक्स कैसा है, वजाना का कंडीशन कैसा है, कोई एब्नॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं है, तो हम सभी में करते हैं। सारे पेशेंट्स को हम टाइम निकाल के ज़रूर बताते हैं कि ऐसा एक स्क्रीनिंग होती है जिससे आप सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हो। तो जो भी पेशेंट इस एज ग्रुप में लाई करते हैं जिनका हम टेस्टिंग ले सकते हैं, उनको हम सबको बताते हैं, और यंग गर्ल्स जो किसी भी प्रॉब्लम से आएँ, उनको हम वैक्सीनेशन के बारे में हमेशा बताते हैं। बेसिकली सबको लाइक कुछ प्रॉब्लम हो ना हो एटलीस्ट एटलीस्ट डॉक्टर का ये रोल है कि वो बताए, जो उसके बताएं। हाथ में है, कि ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल, स्क्रीनिंग क्या-क्या कैसे कर सकते हैं आप। थोड़ा-सा टाइम आपको एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है अपनी कंसल्टेशन में, लेकिन वो ज़रूरी है। वो बड़े खतरे को आने से पहले रोकना इज हुँ, बेटर। हुँ। आप मैम महिलाओं को कुछ मैसेज देना चाहें स्वास्थ्य पे तो प्लीज। मैं महिलाओं को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। साल में सिर्फ़ 1 दिन, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगता है बिल्कुल ठीक है, तो भी साल में बस 1 दिन निकालें जिसमें आप जाके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, अपना एक जनरल चेकअप कराएँ और उनसे अपने इश्यूज़ डिस्कस करें। सिंपल बात करने से ही डॉक्टर से आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी जो आपको लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन वो हो सकता है किसी बीमारी को इंडिकेट कर रही हों। मैं महिलाओं के फैमिली मेंबर्स को भी बोलना चाहूँगी कि उनका बहुत ध्यान रखें। वो सिर्फ़ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभालने के लिए नहीं है, कभी कोई राइट। स्पेशल ओकेज़न हो, उनका बर्थडे हो या उनका कोई एनिवर्सरी हो, तो आप उनको गिफ्ट में यही दें कि हाँ, एक गायनेकोलॉजिकल विज़िट उनकी करा दें। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके और काफी अच्छी जानकारी आपने दी जो लोगों को तक पहुंचनी बहुत जरूरी थी। और ये अवेयरनेस ही है जो इतनी बड़ी बीमारी को हम पहले ही रोक सकते हैं। थैंक यू मैम। टोटली माय प्लेज़र। उम्मीद करते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैम ने दी वो आप सब तक पहुंची होगी और इस बात की सीरियसनेस को आप समझेंगे कि छोटी छोटी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इग्नोर करने से कितना बड़ा रूप ले लेती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होंगी और आपके काम की भी होंगी। वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये जागरूकता लोगों तक पहुंचे।